हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी 23 मार्च 2026 को हमने एक वीडियो के माध्यम से हमने एंजल वन और ग्रो, जो कि दोनों ही कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में है, इनको हमने डिटेल से समझा था। वहाँ पे हमने दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, इनको डिटेल से समझा था। और उसके बाद हमने ये भी समझा था कि कौन सी कंपनी फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रही है और कौन सी कंपनी ओवर वैल्यू लग रही है ना। तो इन चीज़ों को हमने डिटेल से वहाँ पे समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली बेसिस पे मेरी जो भी लर्निंग वीडियोज आती हैं उनके माध्यम से आप चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर सकें, है ना। 23 मार्च को जो वीडियो बनाई थी हमने, वहाँ पे कुछ टेक्निकल्स डिस्कस किए थे, है ना। जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हैं सबसे पहले, फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं, सबसे एंड में आते हैं हम टेक्निकल्स पे। तो वहां पे हमने जो टेक्निकल डिस्कस किए थे, एक हमारा ये था कि यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बन सकता है, जो कि यहाँ पे फॉर्म भी हुआ। उसके बाद इसने ब्रेकआउट भी दिया था 15 अप्रैल को, है ना। उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी हो गया। इसका टारगेट कितना निकल के आता था, जैसे अगर हमें टारगेट निकालना हो किसी भी पैटर्न का, जैसे कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल है। कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न का मतलब क्या होता है, जब हैंडल एक से ज्यादा हूं तो वहां पे उसे कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बोलते हैं, और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स आरएसएस पैटर्न हो या कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न हो। तो ये हमारा टारगेट निकल के आता है लगभग 360 रुपए के आसपास, है ना। ये नेक लाइन से कितना निकल के आ रहा है, अगर हम नेक लाइन से बात करें तो 26% का। अब हमने वीडियो बनाई थी जिस दिन, उसके नेक्स्ट डे ओपनिंग से हम बात करें तो ये हमारा टारगेट निकल के आ रहा था कितना, लगभग 58% के आसपास, 58%। एक तो हमने ये वाला डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ पे इसको करंट में देखें कि ये करंट प्राइस से टारगेट कितना अभी बचा हुआ है, तो यहाँ पे लगभग 15-16% के आसपास अभी गैप है इसमें, है ना। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक हमने ये रेंज बाउंड डिस्कस की थी। रेंज बाउंड का मतलब क्या होता है, जब 20% मिनिमम वो रेंज होनी चाहिए 20% की, उसके अंदर ही स्टॉक प्राइस ट्रेड करता रहे, सपोर्ट को टच करने के बाद रेसिस्टेंस लाइन तक जरूर जाए। तो इसका जो अपर पॉइंट था वो निकल के आ रहा था हमारा लगभग 325 से 327 के आसपास, है ना। ये लगभग 43-44% की रेंज निकल के आ रही थी। ये टारगेट हमारा अचीव भी हो गया। अगर हम 24 मार्च के ओपनिंग प्राइस से लेखें और यहाँ पे 327 के टारगेट तक हम देखें तो कितना निकल के आ रहा है हमारा, 27 डेज 44% गेन। एक हमने डिस्कस किया था ऑल टाइम हाई तक, है ना। ऑल टाइम हाई तक हमारा उस टाइम का जो प्राइस चल रहा था वहां से कितना आ रहा था, लगभग 70 से 71% के आसपास हमारा टारगेट निकल के आ रहा था। और अगर हम करंट प्राइस से देखें तो ये कितना अभी गैप बचा हुआ है यहाँ पे, 24-25% के आसपास। अब हम देखें, अगर आज के प्राइस से देखें, जो करंटली कितना प्राइस चल रहा है वहां पे, स्टॉक प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना। तो जिस दिन 24 मार्च से हम देखें और अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है, वहां से इसने रिटर्न दिया है 31 दिन में 37% गेन। अब एक बार हम ग्रो को डिस्कस करते हैं। अगर वहां से अभी के करंट प्राइस तक देखें तो ग्रो ने दिया है 31 दिन में 30%। अब आप लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि अनिल भाई, अगर हम करंट प्राइस पे देखें तो मात्र 6.5% का ही अंतर है यहाँ पे, है ना। फिर एक चीज और, जहाँ पे वहां पे हमारा टारगेट अचीव हो रहा था 20 अप्रैल को,
अगर हम 20 अप्रैल के यहाँ पे हाईएस्ट एवर प्राइस तक भी ले लें, जो उस दिन का ये था, तो ये हमारा था 24.5%, 24.5%, और वहां पे लगभग 44.44% से कुछ ऊपर ही था। तो 20% तो ये सीधा सीधा अंतर आ रहा था, है ना। ये 20% बहुत ज्यादा एक गैप जनरेट कर सकता है। फिर एक रीजन क्या था, मान लो हमें दिल्ली से जयपुर जाना है। जब हमें पता होगा कि हम दिल्ली हैं, हमें दिल्ली से इस बस स्टैंड से बैठना है और जयपुर में इस बस स्टैंड में, अगर हम बस से यात्रा कर रहे हैं, अगर हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो रेलवे स्टेशन, तो हमें पता होना चाहिए कि हम चल कहाँ से रहे हैं और हमें जाना कहाँ है। उससे क्या होता है कि हमारी जो जर्नी होती है वो इजी बन जाती है, सुगम बन जाती है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमें जाना कहाँ है, हमें रुकना कहाँ है, तो फिर ऐसे में थोड़ा कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट होता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो ग्रो है ना, यहाँ पे कोई भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न मुझे उस टाइम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो जब हमारे पास टेक्निकल चार्ट पैटर्न ही नहीं है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते समय हमेशा हमारे पास टारगेट जरूर होने चाहिए अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो। हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वहां पे हमारा सिनेरियो अलग होगा। लेकिन अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे हमारे कहाँ पे हमें बाय करना है और कहाँ पे हमें सेल करना है, ये चीजें हमें पहले से फिक्स करनी होती हैं, पहले से डिसाइड करनी होती हैं, है ना। तो एक प्लस पॉइंट ये था। अब कुछ लोगों का एक पॉइंट हो सकता है कि अनिल भाई आपने इतने सारे बता दिए और कंफ्यूजन भी थोड़ा सा क्रिएट कर दिया, और अगर आपने इसमें पोजीशन ली थी तो आपने किया क्या था, और क्या आपने इसमें पोजीशन ली थी। मेरी इसमें ऑलरेडी पोजीशन थी, जिसको मैंने कहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया था, मैंने किया था 9 अप्रैल को 282 के प्राइस पर। और ये मेरी पोजीशन बनी हुई थी लगभग 220 221 के आसपास, तो मेरा लगभग 26 से 27% मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। ह्यूज अमाउंट, तो पूरा जो मेरी जितनी भी क्वांटिटी थी उसको मैंने पूरा बुक कर लिया था। उसका रीजन क्या था, एक तो मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि हुआ भी है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि फॉर्मेशन होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो ओवरऑल मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा था, मार्केट ट्रम्प के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके एक ट्वीट से मार्केट नीचे, एक ट्वीट से मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट पूरा सेंटिमेंट पर खेल रहा था। तो वहां पे मुझे ये पूरी पूरी उम्मीद थी कि नीचे आएगा स्टॉक प्राइस और फिर मैं बाय कर दूंगा यहाँ पे, अगर कुछ दिन टाइम बिताता है तो फिर मैं वहां पे जरूर बाय करूंगा। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि क्या अनिल भाई आपने उसके बाद दोबारा बाय किया। मैंने बाय तो किया, लेकिन मैंने बाय एंजल वन ना करके मेरे को एक दूसरी कंपनी में, है ना, वहां पे मेरे को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो वहां पे मैंने बाय कर लिया। उसका एक तो रीजन ये था कि यहाँ पे इसने ये थोड़ा जल्दी निकल गया, है ना। तब तक मैंने वेट किया नहीं, और वहां पे मेरे को, मैंने 9 अप्रैल को अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी इसमें। और 10 अप्रैल को मैंने इंडिया बुल्स लिमिटेड, जिसका स्टॉक प्राइस किसी टाइम पर 600 700 के आसपास हुआ करता था, 2018-19 का टाइम था शायद वो, है ना। वहां से ये कितना आया था, ये 2024 में आया था, लो कितने का बनाया था इसने, 6 रुपये 70 पैसे, और अभी हाल फिलहाल में बनाए थे इसने 8 रुपये 90 पैसे के आसपास। 10 अप्रैल को मैंने इसमें अपनी पोजीशन बनाई थी ओपनिंग प्राइस पे, और वहां से ये कितना ऊपर चल रहा है, अभी 14 दिन में इसने मेरे को 48 to 49% रिटर्न दे दिया है। इसमें पोजीशन मैंने क्यों बनाई थी, इस चीज को हम डिटेल से समझ सकते हैं अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस चीज के बारे में चाहते हैं कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, है ना। इसमें मेरे टारगेट्स क्या हैं, इसको मैं थोड़ा इसके रिजल्ट्स वगैरह पे अपनी नज़र बना के रखूंगा और बाद में देखूंगा कि क्या क्या टारगेट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। जैसे अभी एक तो ये है मेरा सीधा सीधा 21.5 के आसपास, फिर मेरा आता है लगभग 80 रुपीज के आसपास, यहाँ पे इसमें टारगेट निकल के आता है, ये वाला 88 के आसपास।
3-4 साल में भी अगर ये यहाँ तक जाता है तो मुझे कोई भी इश्यू नहीं है। और बाकी ये बीच बीच में अगर कोई सिनारियो चेंज होता है तो उस हिसाब से मैं अपनी पोजीशन को इसमें होल्ड करूंगा। अब बेचना है क्या करना है वो मेरा बाद का डिसीजन होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें जितनी वॉल्यूम पहले कभी नहीं आई वो लास्ट 14-15 दिन में अच्छी खासी वॉल्यूम जनरेट हुई है। अब इसको थोड़ा हम साइडलाइन कर देते हैं। आज की वीडियो में हमारा मेन पॉइंट था क्या, इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा लास्ट में। मेन पॉइंट हमारा ये था, जब भी हमें किसी भी कंपनी में हम ट्रेड करते हैं, एक तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम कोई स्टॉक बाय करते हैं तो हम केवल स्टॉक बाय नहीं करते, उस स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है, उस कंपनी का मैनेजमेंट होता है, उसकी हर चीज की एक कहानी होती है ना। तो स्टॉक बाय करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, हम एक स्टॉक बाय नहीं कर रहे जबकि हम एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, जब भी हम किसी भी सेक्टर में स्टॉक बाय करें तो वहां पे जो मार्केट लीडिंग कंपनी होते हैं, ऊपर की 3 या 4 तक टॉप 3-4 जो भी कंपनी होती हैं, उनके साथ हमेशा उनको कंपेयर करना चाहिए कि कौन सी कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे चल रही है, कौन सी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कौन सी अंडर वैल्यूएशन पे है। इन सभी चीजों को डिटेल से समझ गया ये हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए ताकि हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सके, है ना। वहां पे हमें फंडामेंटल्स यानी कंपनी का बिजनेस समझना चाहिए, बिजनेस को आपस में कंपेयर करना चाहिए, उनकी तुलना करनी चाहिए, फाइनेंशियल्स हमें अच्छे से समझनी चाहिए। और ये जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाए तो उसके बाद हमें, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम स्विंग ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 20%, 30%, 40% की स्विंग के लिए हम ट्रेड करते हैं। सस्ता खरीदना और महंगा बेचना ये हमारा काम है। तो वहां पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत जरूरी होते हैं, है ना। जब इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन हो तो वहां पे उस टाइम पर हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।